नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संस्कृति आईएएस संस्थान द्वारा संचालित यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग पहले नंबर के टेस्ट पेपर जो फुल लेंथ टेस्ट पेपर था उस पर चर्चा कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, 4000 पावन रचनाओं का संग्रह ग्रंथ नलईरा दिव्य प्रबंधम निम्नलिखित में से किन भक्ति संतों से संबंधित है? ए ऑप्शन में अलवार, बी ऑप्शन में नैनार, सी ऑप्शन में भागवत, डी ऑप्शन में पशुपत। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन अलवार से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये जो ग्रंथ है नलईरा दिव्य प्रबंधम, ये जो है 4000 तमिल छंदों का संग्रह है जो भगवान विष्णु की जो है स्तुति के लिए समर्पित है। और यह जो है 12 अलवारों यानी विष्णु उपासकों जो तमिल कवि संत थे उनकी रचनाओं का संग्रह है। इसे 10वीं शताब्दी के आसपास जो है इसको संकलित किया गया। इसमें जो है इस जो है संग्रह ग्रंथ में भजन और कविताओं का संग्रह मिलता है और भगवान विष्णु और उनके अवतारों का भी और उनकी पत्नियों का भी इसमें जो है जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किस शासक ने विजयनगर साम्राज्य में सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? तो यहाँ पे दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो है संगम राजवंश का प्रतापी शासक था जो हरिहर द्वितीय की मृत्यु के बाद जो है विजयनगर के राज सिंहासन पर बैठा था और इसी ने ये बांध बनवाया था ताकि जो है उसमें से नहरें निकालकर उन्हें राजधानी तक लाकर पानी की कमी को दूर किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है तीसरे को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। डी ऑप्शन में दे रखा है धार्मिक आकृतियों का चित्रांकन, ये जो है सही नहीं है। बाकी जो है ऑप्शन सही है। ये बेसिकली मुगल चित्रकलाओं के बारे में बात की जाए तो ये लघु चित्रकला शैली है जो 16वीं शताब्दी से जो है 19वीं शताब्दी के मध्य जो है भारत में विकसित हुई। और जो है इस चित्रकला की जो है तकनीक और विषय वस्तु की जो है में काफ़ी विविधता पाई जाती है। और यहाँ पर जो है कई तरीके की जो है परवर्ती चित्रकला शैलियों और भारतीय चित्रकला शैलियों को इसमें प्रेरित करने वाले काफ़ी जो है विशिष्ट जो है इसमें जो है चित्रण किए गए हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथे नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है कि जजिया कर की समाप्ति हुई, दूसरा है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई, तीसरा है जो है तौहीद ए इलाही की घोषणा की गई, चौथा है असीरगढ़ की विजय हुई। तो यहाँ पे देखा गया है कालक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो जो है यहाँ पे देखा जाता है तो यहाँ पे अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त किया, लेकिन 1575 ईस्वी में इसे पुनः शुरू कर दिया। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी नगर में बसाया था और जो है इसे अपनी राजधानी भी बनाया। और 1575 ईस्वी में अकबर ने एक बड़ा कक्ष भी बनवाया जिसे इबादत खाना यानी प्रार्थना कक्ष भी कहा गया। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होगा 1571। अगला है
तौहीद ए इलाही की घोषणा। तो इसकी घोषणा 1582 में की गई। और जो है अगला है आसीरगढ़ पे विजय कब प्राप्त हुई? 1601 में। तो यहाँ पे सही मिलान होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5वां। बंगाल के निम्नलिखित में से किस शासक ने रामायण का बांग्ला में अनुवाद करवाया? तो जो रामायण है उसका बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? बंगाल के किस शासक ने? तो यहाँ पे सही जवाब है बंगाल के शासक थे नुसरत शाह। उन्होंने महाभारत और रामायण का बांग्ला में अनुवाद करवाया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये नुसरत शाह था जो ये बाबर के समय जो है बंगाल का शासक था और वह साहित्य और कला का संरक्षक था। उसके द्वारा जो है बांग्ला कवियों को संरक्षण प्रदान किया गया और 1529 में हुए घाघरा के युद्ध में वह बाबर द्वारा पराजित हुआ और उसे बाबर से संधि करनी पड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। सूफी ग्रंथ मकतूबात निम्नलिखित में से किसका संग्रह है? तो यहाँ पे छठे को देखते हैं। तो यहाँ छठे का सही जवाब है बी ऑप्शन। सूफी संतों द्वारा अपने सहयोगियों एवं अनुयायियों को लिखे गए पत्र का संग्रह है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। अष्टनायिका निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो अष्टनायिका के बारे में पूछा गया है। तो अष्टनायिका जो है पहाड़ी चित्रकला शैली की विशेषता है। तो अब ये पहाड़ी चित्रकला शैली है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इस शैली का उद्भव जो है 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य जो है पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ, इसलिए इसको पहाड़ी चित्रकला शैली कहा जाता है। और पहाड़ी शैली को मोटे तौर पर 3 शैलियों में विभाजित किया गया है। पहला है गुलेर, दूसरा है कांगड़ा, तीसरा है बसोहली। और इसके अलावा जो है ये तो बता ही दिया गया कि जो है मतलब अष्टनायिका या 8 नायिका चित्रण को पहाड़ी शैली का मुख्य विषय माना गया है। और इसमें नारी जो है अलग अलग प्रवृत्ति और भावपूर्ण चित्रण को समाहित किया गया है नारी के रूप में। तो यहाँ पे ये सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से कौन सी हलेबिड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर की विशेषता है? हलेबिड में स्थित होयसलेश्वर मंदिर की विशेषता है। पहला है यह द्रविड़ शैली में निर्मित है, दूसरा है भगवान शिव को समर्पित है, तीसरा है होयसल राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त है। तो यहाँ पे देखा जाए 8वें का, तो यहाँ पे ये जो है यह मंदिर जो है कर्नाटक के होयसल वंश ने दक्षिण भारत में वास्तुकला को संरक्षण प्रदान किया और उनकी सत्ता का केंद्र जो है मैसूर रहा। और दक्षिणी दक्कन में लगभग 100 मंदिरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और किंतु उनमें से जो है बेलूर, हलेबिड और जो है सोमनाथपुर के मंदिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है। और इसके अलावा इनके मंदिर जो है सीधे वर्गाकार होते हैं और अत्यंत जटिल होते हैं और इनके आगे जो है बहुत सारे कोण बने होते हैं। इसलिए इस योजना को जो है तारकी योजना भी कहा जाता है। और जो है यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो है यह जो है मंदिर जो है नरेश विष्णुवर्धन द्वारा 1150 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया। और यह मंदिर जो है नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। तो पहला तो गलत है, दूसरा तीसरा सही है, क्योंकि जो है यह मंदिर जो है वेसर शैली का मंदिर कहा जाता है, ना कि द्रविड़ शैली का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को यौगिक प्राणायाम में पारंगत होने के कारण सिद्ध पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है? यहाँ पे 9वें का सही जवाब है शेख निजामुद्दीन औलिया को जो है सिद्ध पुरुष कहकर सम्मानित किया जाता है। और ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप के जो है प्रसिद्ध सूफी संतों में से एक है। इनका जन्म जो है 1238 में हुआ था। 1238 में इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। और 21 साल की उम्र में जो है निजामुद्दीन ने सूफी संत जो है फरीदुद्दीन
गंज शंकर, जिन्हें जो है बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है, का शिष्य बनने के लिए अजोधन गए। अजोधन अभी कहाँ पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान के जो है पाकपट्टन में पड़ता है। पाकपट्टन शरीफ एक जगह है, वहाँ पे जो है ये जो है शहर पड़ता है, और वहीं पर उन्होंने उनके शिष्य बने और जो है वहाँ पे ही उन्होंने सिद्धि पाई। और निजामुद्दीन औलिया जो है यौगिक प्राणायाम में इतने अधिक पारंगत हो गए थे कि लोग उन्हें योगी और सिद्ध पुरुष करके संबोधित करने लगे थे। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रेम में मानवता का प्रेम भेद है, और दिल्ली और दुनिया भर के मुसलमानों पर इसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ मंदिर दे रखा है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राजवंशों का जिक्र है। तो पहला मंदिर दे रखा है मुढेरा सूर्य मंदिर। ये किस वंश के राजवंश ने जो है इसको निर्मित करवाया? तो मुढेरा जो है गुजरात का सूर्य मंदिर है, और यह 11वीं शताब्दी के आरंभिक काल में बनकर तैयार हुआ, और इसे सोलंकी राजवंश के राजा भीमसेन देव प्रथम ने जो है 1026 ईस्वी में बनवाया था। तो इसका सही जवाब होगा पहला। अगला है महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था, जिन्हें राज सिंह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दूसरा मिलान भी सही है। अगला है खजुराहो का मंदिर। तो इस मंदिर को जो है चंदेल राजवंश के संरक्षण में बनाया गया। तो यहाँ पे ये भी मिलान सही है। और यहाँ जो है लक्ष्मण मंदिर चंदेलों के समय की मंदिर वास्तुकला की पूर्ण विकसित शैली का उदाहरण है, जो लक्ष्मण मंदिर वहाँ पे स्थित है। और जो है और भी काफ़ी मंदिर है। तो जो है चंदेल वंश के जो 7वां राजा था, राजा यशोवर्धन, उसने जो है 954 ईस्वी में जो है ये जो लक्ष्मण मंदिर है इसकी आधारशिला रखवाई, और इसकी जो है भूतल का जो है निर्माण करवाया। अगला है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो है चालुक्य वंश के शासकों द्वारा ये करवाया गया निर्माण। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, क्योंकि चोल नहीं होगा, चालुक्य होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा राजस्व की वसूली के लिए करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई? तो यहाँ पे 11वें का सही जवाब है जो है मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में जो है वित्त मंत्री राजा टोडरमल द्वारा जो है राजस्व प्रशासन में करोड़ी यानी करोड़ प्रणाली आरंभ करने की घोषणा की गई। और वर्ष जो है 1573 में राजस्व निर्धारण की वार्षिक व्यवस्था को बंद कर दिया गया, और पूरे उत्तर भारत में करोड़ी नाम से जो है आले अमले भर्ती किए गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बहमानी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी? तो यहाँ पे जो है बहमानी साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा जो है मराठी थी। मराठी बाद में विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक भाषाओं में से एक बनी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। अब बात करते हैं बहमानी राज्य की स्थापना की। तो इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन नामक एक अफगान अमीर ने इसकी स्थापना की। और जो है 17वीं सदी के जो है लेखक थे फरिश्ता द्वारा उल्लिखित एक लोकप्रिय अनुश्रुति है, जिसके अनुसार कहा गया है कि जो है ये जो हसन साहब थे, हसन ने जो है गंगू नामक एक ब्राह्मण की सेवा करते हुए ख्याति और उन्नति प्राप्त की, इसलिए उसे जो है हसन गंगू नाम से पुकारा जाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 13वां। बीजापुर के निम्नलिखित में से किस शासक को गरीबों की भलाई करने के कारण अबला बाबा की उपाधि प्रदान की गई? तो ये जो थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये बीजापुर सल्तनत के शासक थे, और इन्हें जो है दक्कन के अबला बाबा या गरीबों के दोस्त की उपाधि दी जाती थी। और आदिल शाह राजवंश के शासनकाल में इसकी सबसे बड़ी अवधि ये थी कि इसने जो है 1580 से 1626 तक शासन किया। और ये मंदिर जाना और मंदिरों का जो है पुनर्निर्माण करवाना और पूजा अनुष्ठानों में भाग लेना, ये इसकी जो है बहुत बड़ी कला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 12मासा निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय है? तो 12मासा जो है बूंदी चित्रकला का लोकप्रिय विषय है, और यह 12 महीनों का जो है वातावरणीय विवरण है, जो केशव दास की पुस्तक
कवि प्रिया के 10वें अध्याय का भाग है, जिसे ओरछा की गणिका राय परवीन के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से अकबर द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों में शामिल है? पहला है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना, दूसरा है विधवा विवाह को समर्थन, तीसरा है विवाह योग आयु में वृद्धि, चौथा है शराब की बिक्री पर अंकुश। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो है 15 का सही जवाब है डी ऑप्शन, चारों ही काम किए अकबर ने। पहला काम किया, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1582 ईस्वी में, और जो है अकबर ने विधवा जो है विवाह का समर्थन किया और विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध माना। और इसके अलावा अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया एवं विवाह की आयु में वृद्धि की। जो पहले 14 वर्ष थी जो है लड़कियों के लिए जो है 12 वर्ष थी, तो उसको 14 वर्ष किया, और लड़कों के लिए जो है 16 वर्ष आयु निर्धारित की। इसके अलावा अकबर ने लड़कियों को माता पिता के दबाव में नहीं बल्कि स्वयं की इच्छा अनुसार विवाह करने की अनुमति प्रदान की। इसके अलावा अकबर ने शराब और मादक पेय पदार्थों के विक्रय पर भी प्रतिबंध लगाया, और अकबर द्वारा लागू किए गए सुधारों को इस कारण जो है काफ़ी सफलता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन सही नहीं है कि मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर द्वारपालों की प्रतिमाएं जो है होती थी। तो ये जो है ये सही नहीं है, क्योंकि जो है क्योंकि द्रविड़ शैली में मंदिर के प्रवेश द्वार अर्थात गोपुरम पर जो है द्वारपालों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जबकि नागर शैली के मंदिरों में जो है गर्भगृह के द्वार पर नई देवी देवताओं और मिथुनों की मूर्तियां लगाई गई हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राजवंश दे रखा है, दूसरी तरफ उनके संस्थापकों का जिक्र है। तो राष्ट्रकूट का जो है संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने की थी। तो यहाँ पे जो है जिसने आधुनिक सोलापुर के निकट जो है मानखेड़ यानी मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया, और इस राजवंश ने दक्कन को एक के बाद एक अनेक वीर योद्धा तथा कुशल प्रशासक दिए। तो यहाँ पे जो है पहला जो है गलत हो जाता है, दंती दुर्ग होना चाहिए। तो पहला गलत। दूसरा है प्रतिहार राजवंश, इसका जो है संस्थापक था हरिश्चंद्र, किंतु प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, और वासुदेव जो है दिल्ली के चौहान वंश का संस्थापक था। तो ये भी गलत हो जाता है। अगला है पाल राजवंश, इसकी जो है स्थापना जो है गोपाल ने की थी, और जिसका शासन बंगाल पर लगभग 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक चला, और पाल शासक जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा के समर्थक थे। तो तीसरा सही है। अगला है गहनवाल राजवंश, तो इसके जो है संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। तो यहाँ पे जो है ये भी सही है। और ये जो है प्रतिहार वंश के अंतिम राजा जो है यशपाल की हत्या करके जो है चंद्रदेव जो है राजा बने थे और गहनवाल वंश की स्थापना की थी, और इसने जो है लगभग 20 वर्ष तक शासन किया, और इसको जो है महाराजाधिराज की उपाधि दी जाती है, और काशी नरेश के रूप में भी इन शासकों को जाना जाता है, क्योंकि बनारस इनके राज्य की पूर्वी सीमा के नज़दीक थी। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित अभियानों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है चित्तौड़, दूसरा है रणथंभौर, तीसरा है गुजरात, चौथा है देवगिरी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात का अभियान जो है 1299 में किया, और उस समय गुजरात पर जो है वाघेला राजा कर्ण का शासक था। इसके अलावा अलाउद्दीन ने जो है 1301 ईस्वी में
रणथंभौर का अभियान किया और इसके लिए उन्होंने उलूग खां और नुसरत खां को कमान सौंपी। तो जो है यहाँ पे जो है 1301 में, और 1303 ईस्वी में उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा थे राणा रत्न सिंह, और 1303 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय के लिए अपने अभियान की शुरुआत करी। तो यहाँ पे जो है 1303 हो जाएगा। अगला है देवगिरी। तो यहाँ पे जो है 1308 ईस्वी में जो है सेनापति थी मालिक काफूर। इनके नेतृत्व में एक बड़ी सेना को यादव राजा रामचंद्र की राजधानी देवगिरी भेजा गया। तो यहाँ पे हो गया 1308। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बकाया करों की वसूली के उद्देश्य से दीवाने मुस्तखराज नामक विभाग का गठन किया? तो 19 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है सिक्कों पर कलमा लेखन का निषेध, दूसरा है नौरोज का निषेध, तीसरा है सभी सूबों में जो है मुहतसिबों की नियुक्ति, चौथा है दरबार में संगीत पर प्रतिबंध है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे 20 को देखते हैं हम लोग। तो 20 का जो है औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चारों ऑप्शन सही है, क्योंकि जो है ये चारों जो है नीतियाँ जो है औरंगजेब की थी। और बात करें इसके शासन की, तो इसका शासन 1658 से 1707 तक रहा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। और यह मुगल साम्राज्य का 6वां शासक था, और इसने जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक राज किया, और यह अकबर के बाद सबसे अधिक तक शासन करने वाला मुगल शासक बना। और इसका जो है और इसने जो है इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का आधार बनाया, और उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती आदि पर रोक लगा दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ में कोलन, कन्नगी तथा माधवी की कथा का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे सही जवाब है शिल्पाधिकारम जो है नामक ग्रंथ में जो है ये तमिल ग्रंथ था, और इसकी रचना जो है 1800 वर्ष पहले जो है इलांगो आदिगल नामक कवि ने की थी, और इसे प्रारंभिक तमिल साहित्य का अमूल्य रत्न कहा जाता है। तो इसकी रचना 1800 वर्ष पूर्व हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो नहीं के लिए पूछा गया है। तो पहला कथन है कि कर संग्रहण का कार्य जो है संगृहित नामक अधिकारी करता था। दूसरा कथन है आकस्मिक हमलों हेतु राजा स्थायी सेना रखते थे। तीसरा कथन है कि स्थानीय विवादों का निपटारा राजा द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे जो है 21 का देखा जाए तो जो है दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है उत्तर वैदिक काल में जो है कर और नजराना का संग्रह प्रचलित हो गया था, और इसके संचय और संग्रह के लिए एक अधिकारी रहता था जो संग्रहित कहलाता था। तो ये जो है सही है, बाकी जो है दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि जो है उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखते थे, और युद्ध के समय जो है कबीले के लोग सेना में लिए जाते थे और युद्ध करते थे। इसके अलावा जो है कहा गया है स्थानीय विवादों का निपटारा राजा द्वारा किया जाता था। तो इसका निपटारा जो है ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता था, और स्थानीय वाद विवादों का फैसला भी इन्हीं सभाओं द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि सारनाथ जैन समुदाय के लिए पूजनीय स्थल है, और इसका कारण है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर का जन्म सारनाथ में हुआ था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो है 23 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन। ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है? तो इसका जो है सही जवाब है 24 का बी ऑप्शन, अ कोड ऑफ जेंटुलॉज। किसने किया है? 1776 में सर विलियम जोन्स द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ उनके प्रणेता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है न्याय की खोज किसने की? गौतम ने। और जो है सांख्य की खोज किसने की? कपिल ने। और मीमांसा की खोज किसने की? जो है जेमिनी ने। और वैशेषिक की खोज किसने की? इसके प्रणेता कौन थे? कणाद थे। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं गुप्त काल से संबंधित है? पहला है भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि, दूसरा है दीवानी और फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित एवं पृथक्कृत, और तीसरा है अधिकारी वर्ग की संख्या में वृद्धि, चौथा है नगर प्रशासन में व्यावसायिक संगठनों की भागीदारी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो पहला, दूसरा और चौथा जो है गुप्त काल की विशेषताएं हैं, लेकिन तीसरा अधिकारी वर्ग की संख्या में वृद्धि ये जो है गुप्त काल की विशेषता में संदर्भित नहीं है। तो जो है यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है सम्यक संकल्प जो है त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। और जैन धर्म का उद्भव जो है 6ठी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुआ और इसके वास्तविक संस्थापक जो है भगवान महावीर माने जाते हैं, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसके पहले तीर्थंकर जो है ऋषभदेव स्वीकार किए जाते हैं। ये जैन धर्म के जो है समकालीन थे और ये दोनों धर्म जो है तत्कालीन समाज में धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे थे। तो जैन धर्म के जो है 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण या चरित्र। तो जैन धर्म के अनुसार जो है आत्मा की शुद्धि और मुक्ति जो है 3 रत्नों के मार्ग से ही प्रशस्त की जा सकती है, इसलिए इन्हें जो है रत्न त्रय कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। त्रिपिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है, दूसरा है अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विषयों को शामिल किया गया है, और तीसरा है सुत्त पिटक में बौद्ध भिक्षुओं और जो है श्रावकों के लिए नियम बनाए गए हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे 28 का सही जवाब क्या है? 28 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केवल दूसरा जो है त्रिपिटक के संदर्भ में सही है, बाकी जो है गलत है। पहला इसलिए गलत है कि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों और जो है विनिषेधों आदि का वर्णन मिलता है। और जो है तीसरा जो है इसलिए गलत है क्योंकि जो है कहा गया है कि सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों का संग्रह है, और इसके अध्ययन से बौद्ध धर्म की रूपरेखा भली भांति स्पष्ट हो जाती है। और इसके तहत जो है 5 निकाय दे रखे हैं, जिनमें कहा गया है कि दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो यहाँ पे पहला और तीसरा गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सीरिया के शासक जो है अंतियोकस का राजदूत था जिसने मौर्य काल में भारत की यात्रा की? तो यहाँ पे सही जवाब है 29 का ए ऑप्शन, डायमेकस था। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे जो है 30 का सही जवाब है सी ऑप्शन, नरसिंहवर्मन प्रथम ने। 6वीं से 8वीं सदी तक जो है कांची के पल्लवों और बादामी के चालुक्यों के बीच जो है प्रभु सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, और जो है इसके लिए जो है तीसरे पक्ष के रूप में पांड्य भी शामिल हुए। और इस संघर्ष में पहली महत्वपूर्ण घटना जो है प्रसिद्ध चालुक्य राजा जो थे
पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में घटी, जिसकी जानकारी हमें जो है ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। और पुलकेशिन द्वितीय ने जो है 610 ईस्वी के आसपास जो है कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लव से छीन लिया, और जो है इस दोआब को वेंगी दोआब के नाम से भी जाना जाता है। और जो है पल्लव के राज पर जो है पुलकेशिन द्वितीय का दूसरा आक्रमण असफल रहा, और पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है चालुक्य राजधानी वातापी पर लगभग 642 ईस्वी में जो है कब्जा कर लिया। इसके पश्चात जो है इसने जो है वातापिकोंड अर्थात जो है वातापी विजेता की उपाधि धारण की थी। ऐसा माना जाता है कि उसने चोलों, चेरों और पांडवों को भी पराजित कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ प्राचीन स्थल है, दूसरी तरफ उनकी विशेषता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है बागौर की विशेषता क्या है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है यहाँ पे। अगला है जो है गुगेरिया की क्या विशेषता है, सबसे बड़ी जो है ताम्र निधि प्राप्त हुई है। और मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। गिलुंद में क्या प्राप्त हुआ है, पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वैदिक काल में व्राजपति शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे जो है 32 का सही जवाब है इस काल में जो है विभिन्न कार्यों के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसमें समाज विरोधी कार्यों को रोकने के लिए गुप्तचरों को रखा जाता था। जिन अधिकारियों का चारागाहों पर विशेषाधिकार होता था उनके प्रधान को जो है व्राजपति कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, जो है सी ऑप्शन, चारागाहों का प्रधान। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना जो है हर्षवर्धन द्वारा की गई है। तो यहाँ पे जो है 33 का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा पहला और तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य एशियाई राजवंशों को भारत पर आक्रमण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहलव, हिंद यूनानी, शक और कुषाण। तो यहाँ पे जो है 34 में देखते हैं तो हिंद यूनानियों ने जो है 57 से 58 ईसा पूर्व में जो है ये जो है भारत पर आक्रमण किए इनके राजवंशों ने। तो यहाँ पे ये हो गया। और जो है अगला है इसके बाद जो है शक आए, इसके बाद पहलव आए, फिर आए कुषाण। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ जो है मिलिंद पन्हों की विषय वस्तु है। तो यहाँ पे जो है 35 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रश्नोत्तर। अगला क्वेश्चन नंबर 36, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे 36 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता या जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसका अनुमानित समय क्या है, लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो है इसका उदय जो है
ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है जो आधुनिक पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल प्रतीत होता है और इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 37। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। दूसरा कथन है कि राजा के पास कोई नियमित सेना नहीं थी। तीसरा है नियोग और विधवा विवाह का अस्तित्व था। तो ऋग्वैदिक काल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो है 37 का सही जवाब है बी ऑप्शन, दूसरा और तीसरा सही है। और यहाँ पे जो पहला जो है गलत है, तो इसके बारे में बता दें तो जो है इस समय जो है आर्यों का प्रमुख व्यवसाय जो है पशुपालन था। कृषि इनके समय गौड़ अवस्था में थी और आर्यों के समय जो है पुरुष प्रधानता विद्यमान थी। तो इसलिए ये जो है पहला कथन गलत हो जाता है, दूसरा तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। मौर्योत्तर कालीन निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो यहाँ पे 38 का सही जवाब है ए ऑप्शन, मुजरिस। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। प्राचीन भारतीय इतिहास में अग्रहार पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता था? तो यहाँ पे 39 का सही जवाब है जो है अग्रहार का जो है उस भूभाग को कहा जाता था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। तो ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि को जो है अग्रहार कहा जाता था। यहाँ पे जो है सही जवाब है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है, दूसरे को कारण कहा जाता है। तो अभिकथन में दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों से कांसे के औजार बहुतायत में मिले हैं। दूसरा इसका कारण दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा और टीन स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे 40 का सही जवाब है डी ऑप्शन। ए तो गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन से कार्य जो है 18वीं सदी के राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह के संबंध में सही है? तो यहाँ पे जो है पहला है अजमेर शहर की स्थापना करी उन्होंने, ये गलत है। उसने जो है जाटों के लिए जो है जयपुर शहर की स्थापना की और उसे जो है विज्ञान और कला का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। और इसके अलावा मार्च जो है 1112 में चौहान वंश के 23वें जो शासक हुए राजा अजय राज चौहान ने जो है अजय मेरुगढ़ की स्थापना की तथा इसे चौहान साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसके पश्चात जो है इसका नाम अजयमेर और फिर अजमेर कर दिया गया। तो यहाँ पे पहला तो गलत हो गया। और अगला ये था कि जो है वह जो है राजा सवाई जयसिंह था, वह जो है राजनेता भी था, कानून निर्माता भी था और समाज सुधारक के रूप में भी उसको जाना जाता था और उसकी विज्ञान में भी काफ़ी रुचि थी। और इसके अलावा बात की जाए तो वो एक खगोल शास्त्री भी था। तो यहाँ पे जो है और उसने इसके लिए वेधशालाओं का निर्माण भी कराया। तो दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और उसने जो है बालिकाओं के विवाह की आयु में वृद्धि नहीं की, ऐसा जो है कहीं नहीं मिलता, क्योंकि जो है लड़की की शादी में अधिक खर्च होता था तो उसके लिए भी काफ़ी प्रावधान किए। और उसने जो है लगभग 44 वर्ष तक शासन किया और उसने जो है यूक्लिड की कृतियों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। तो यहाँ पे चौथा भी सही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ युद्ध दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके पश्चात होने वाली संधियां दे रखी हैं। तो 42 में देखते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो है संधि हुई थी कौन सी? सालबाई की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई थी बेसिन की संधि। और तृतीय जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें जो है कौन सी संधि हुई थी? इसमें जो है अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ जो है 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि की, ना कि मैंगलोर की संधि, इसलिए ये जो है सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। इसके अलावा जो था प्रथम जो है कर्नाटका युद्ध हुआ था, इसके तहत जो है एक्सला सैपल की संधि हुई थी, तो यहाँ पे ये भी सही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई? तो इसका प्रोविजन था जो है चार्टर्ड एक्ट 1813 में। इसके तहत जो है भारतीय व्यापार में कंपनी का जो है एकाधिकार समाप्त हो गया और सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी गई, परंतु चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा और भारत में अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी कंपनी के हाथों में ही रहा 1813 एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 44, डलहौजी की राज्य अधिग्रहण नीति के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए निम्नलिखित राज्यों को कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है झांसी, दूसरा है सतारा, तीसरा है संबलपुर, चौथा है नागपुर। तो यहाँ पे जो है 44 का जो है देखा जाए तो बी ऑप्शन सही जवाब है। क्योंकि जो है 1848 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के स्थान पर लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वह अपने शासन के 8 वर्षों की अवधि में किए गए कार्यों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो यहीं पर ही उसने जो है डलहौजी द्वारा आश्रित राज्य घोषित कर अधिग्रहण कर लिया गया। तो यहाँ पे जो है पहले जो है विलय किए गए जो अपने उसमें, तो सतारा को 1948 में, जैतपुर और संभल को 1849 में और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है डी ऑप्शन सही नहीं है कि पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, ये सही नहीं है, बाकी जो है सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हो गया? तो यह विभाजन जो हुआ कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था 1907 में हुआ, उसमें जो है विभाजन हो गया और कहा जाता है कि जो बंग भंग विरोधी आंदोलन था उससे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर गहरा प्रभाव पड़ा और इस विभाजन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी गुट एक हो गए और वर्ष 1905 के अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा विभाजन की निंदा की गई तथा कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का भी समर्थन किया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ शुरू की गई? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, बम्बई। बम्बई में शुरू की गई 1853 में। और पहली जूट मिल कहाँ पे शुरू की गई? बंगाल में 1855 में, बंगाल के जो है रिसरा में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली थी। दूसरा कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तीसरा कथन है वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता नेल्ली सेन गुप्ता ने की। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 48 का देखा जाए तो जो है केवल पहला कथन सही है और बाकी जो है दूसरा तीसरा गलत है, क्योंकि जो है एनी बेसेंट को 1917 में जो है कलकत्ता में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वह मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी और उन विदेशियों में शामिल थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई
और जो है 1936 के लखनऊ के राष्ट्रीय अधिवेशन के में जो है अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, ना कि नेली सेन गुप्ता ने। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पश्चिमोत्तर प्रांत में लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे 50 का सही जवाब है, लाल कुर्ती आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पे 49 का सही जवाब क्या होगा, 49 का सही जवाब है बी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस रियासत को विलय पत्र के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब है जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। और जो है 3 जून 1947 को जो है भारत और पाकिस्तान की स्वाधीनता की घोषणा की गई और रजवाड़ों को ये छूट दी गई कि इनमें से किसी भी राज्य में वे शामिल हो सकते हैं। और रजवाड़ों की जनता ने व्यापक आंदोलन के दबाव और तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल की कूटनीति के कारण जो है अधिकांश रजवाड़ों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम और जम्मू कश्मीर के महाराजा कुछ समय तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए और इसका जो है ये काफ़ी विवाद खिंचा। लेकिन जो है काफ़ी आंतरिक विद्रोह के बाद जो है भारतीय सेना के दखल और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के जो है दखल के पश्चात जो है सन 1948 में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका नेतृत्व जो है अली बंधुओं द्वारा किया गया। दूसरा कथन है कि कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तीसरा कथन है कि इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि की। चौथा नंबर है कि 24 नवंबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे 51 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा सही है, लेकिन जो है चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है खिलाफत दिवस जो है 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक है। तो 52 में देखा गया है कि जो है दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी। तो इसका मिलान कब से किससे होगा, जो है इसका मिलान नहीं है, तो ये जो है गलत हो जाता है। अगला है जस्टिस रनाडे तथा उनके साथियों ने 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा का जो है स्थापना करी। तो ये सही है। अगला है मद्रास महाजन सभा का स्थापना किसने करी। तो यहाँ पे देखा जाए जो है यहाँ पे जो है एम वीर राघवचारी ने करी इसकी स्थापना। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है। अगला है जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने करी। तो ये भी गलत हो जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो इसकी स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 54, निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो यहाँ पे 54 का सही जवाब है डी ऑप्शन, करसोन दास मलजी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता के से पूर्व की निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या।
तो यहाँ पे देखा जाए जो 22 जून 1897 को चापेकर बंधु थे, जो दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर, इन्होंने जो है पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके सैन्य अनुरक्षक थे लेफ्टिनेंट आयर्स्ट, उनकी हत्या कर दी थी। और 1857 के विद्रोह के बाद भारत में उग्र राष्ट्रवाद का पहला मामला सामने आया। तो यहाँ पे जो है किसकी, जैक्सन की जो है हत्या कर दी। और अगला कांड क्या हुआ, जो है 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने यूरोपियन क्लब के बाहर जो है किंग्स फोर्ट की गाड़ी को देखते ही उस पर बम फेंक दिया। और जो है इससे जो है यात्रियों की मौत हो गई और गाड़ी पर जो है किंग्स फोर्ड नहीं बल्कि जो है प्रिंगल कैनेडी नामक बैरिस्टर की पत्नी और बेटी सवार थी। तो यहाँ पे जो है 1908 हो जाएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 1909 और ये हो जाएगा 1909, ये होगा 1897। तो इस प्रकार सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य था। तो यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP जो है ब्लावात्स्की तथा कर्नल HS अलकाट द्वारा की गई थी। और बाद में ये दोनों भारत आ गए और 1886 में मद्रास के पास जो है अडियार में उन्होंने इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। और वर्ष 1893 में भारत में आने वाली श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफिकल आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया और भारत में ये आंदोलन काफ़ी फैल गया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस संस्था का, तो इसने जो है हिंदुत्व, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने पर जोर दिया। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। दूसरा है इसमें शहरी मध्य वर्ग की स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। तो कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन के समय उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ और इसी के साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ। और 20 जुलाई 1905 को ही लॉर्ड कर्जन ने एक आदेश जारी करके बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। और जो है बंगाल का प्रांत इतना बड़ा था कि एक प्रांतीय सरकार द्वारा उसका शासन चलाना जो है असंभव हो रहा था। इसलिए इसका जो है राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका विभाजन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि से संबंधित है। पहला है ब्रिटिशों ने सहयोगी राज्यों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का पहला कथन है कि ब्रिटिशों ने सहयोगी राज्यों के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का वचन दिया कि वो ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा है कि सहयोगी राज्यों को भारतीय शासकों से संबंध हेतु गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। तीसरा है ब्रिटिशों ने सेना के लिए धन जुटाने में असमर्थ राज्यों के भूभाग पर अधिकार किया। तो यहाँ पे देखा जाए 58 का सही जवाब क्या है, डी ऑप्शन। तीनों ही कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो यहाँ पे 59 का सही जवाब है ए ऑप्शन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय हस्तशिल्प के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं था। तो यहाँ पे 60 का सही जवाब है डी ऑप्शन,
भारत में वस्त्र उद्योगों का तीव्र विकास होना जो है इसमें शामिल नहीं था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। एक तरफ कर दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी प्रकृति दे रखी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 61 में देखा जाए तो ये जो है उस्र कर है, ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो उत्पादन का 1/10 भाग वसूल किया जाता था, और गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर जो है खराज कहलाता था, जिसकी दर लगभग 1/10 से 1/2 होती थी। तो यहाँ पे जो है सही के लिए पूछा है, तो ये तो मिलान सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा है खुम्ज, यह युद्धों के दौरान लूटी गई संपत्ति का 1/5 हिस्सा या 20% होता था। यह युद्धों में लूटी गई वस्तुओं पर कर के रूप में भुगतान किया जाता था। तो यहाँ पे जैसे मान के लेते हैं, उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 भाग स्वयं और 1/5 भाग सेना को दिया, लूट के खजाने का हिस्सा। ठीक है। अगला है जकात, यह मुसलमानों के लिए एक अनिवार्य कर था जो प्रत्येक वर्ष देय होता था, और यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसकी दर जो है 2.5% थी। यह मस्जिद जो थे उनकी मरम्मत के जो है उद्देश्य से लिया जाता था। अगला था जजिया कर, तो यह था गैर मुस्लिम लोगों से जो है लिया जाने वाला कर था, और इसके बदले उन्हें जीवन तथा संपत्ति की रक्षा का आश्वासन दिया जाता था। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो कौन कौन से जो है सही सुमेलित है, सही के लिए पूछा गया है, तो जो है यहाँ पे जो है दूसरा, तीसरा, चौथा सही सुमेलित है, लेकिन पहला गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया? तो झरोखा दर्शन प्रथा से तात्पर्य जो है राजा द्वारा महल या किले की झरोखा से प्रजा को दर्शन देने से है, यानी वर्तमान समय की छोटी खिड़की नुमा संरचना होती थी, उससे अपनी जनता को दर्शन देने से है। यह जो है एक दैनिक अभ्यास था, और मध्यकाल में राजा को जो है जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का स्वरूप माना जाता था। और झरोखा दर्शन का जो है प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय जो है आमतौर पर मुगल बादशाह अकबर को दिया जाता है, और जो है बाद में अकबर के उत्तराधिकारियों ने भी इस प्रथा को जारी रखा। तो यहाँ पे जो है जहाँ तक बात रही तो औरंगजेब ने इस प्रथा को बंद कर दिया, क्योंकि वो इसे अंधविश्वासी और इस्लाम के विरुद्ध मानता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। तुगलक स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इमारतों में अत्यधिक मात्रा में बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है कि इमारतों में सजावटी कलाकृतियों का अभाव है। तीसरा है फिरोज तुगलक की इमारतों में सलामी पद्धति का प्रयोग नहीं मिलता है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 63 का सही जवाब है दूसरा और तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है नयनार संतों के संदर्भ में सही है? पहला है ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का उपदेश। दूसरा है जाति प्रथा स्वीकार। तीसरा है स्थानीय भाषा का उपयोग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो है 64 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, बाकी जो है दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जो है हकैक आ हिंदी नामक ग्रंथ की रचना की है? तो इस ग्रंथ की रचना किसने की है? तो 65 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अब्दुल वहीद बेलग्रामी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये 15वीं सदी में महान अरब दार्शनिक थे, और जो है ये भारत के बहुत बड़े वर्ग में काफ़ी प्रसिद्ध भी रहे, और इनको रूढ़िवादियों की कड़ी निंदा झेलनी पड़ी और काफ़ी जुल्म भी सहने पड़े। अगला क्वेश्चन नंबर 66। अमर नायक प्रणाली निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की विशेषता थी? तो ये जो है 66 का सही जवाब है, ये जो है विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व जो है दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए हैं, और जो है यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा विजयनगर, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67।
निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सर्वप्रथम हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया या करवाया? तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। सल्तनतकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 68 का सही जवाब है डी ऑप्शन सही नहीं है कि बलबन ने उलेमा वर्ग पर नियंत्रण के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की, क्योंकि जो है ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति जो है बलबन ने जो है इक्तादारों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की थी, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किसने बाबर को पराजित कर समरकंद पर अधिकार कर लिया? तो 69 का सही जवाब है कि जो है समरकंद पर जो है किसने जो है, तो इसमें सही जवाब है शैबानी खान ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। 15वीं सदी के मध्य में जो है 15वीं सदी में जो है मध्य और पश्चिमी एशिया में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और 14वीं सदी में जो है मंगोल साम्राज्य के विघटन के बाद जो है तैमूर ने जो है फिर से एक बार जो है तुरान और ईरान को एक शासन सूत्र में बांध दिया और 1494 ईस्वी में 14 वर्ष की आयु में जो है बाबर ने ट्रांस जो है ऑक्सियाना के फरगना नामक एक छोटे से राज की गद्दी पर वो बैठा था और जो है उज्बेक खतरे से बेखबर तैमूरी शासक एक दूसरे से जूझ रहे थे उस समय। तो बाबर ने अपने चाचा से समरकंद छीनने की कोशिश की और उसने जो है नगर पर दो बार कब्जा भी किया, लेकिन दोनों बार वह जल्दी ही उसके हाथों से निकल गया। और दूसरी बार जो है उज्बेक सरदार शैबानी खां को बाबर को निकाल बाहर करने के लिए निमंत्रित किया गया था और शैबानी खां ने बाबर को हराकर समरकंद पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पहला देखते हैं, एक तरफ विभाग दे रखा, दूसरी तरफ उनके दायित्व। तो यहाँ पे दीवाने रिसालत, तो ये विभाग जो है धार्मिक मामलों, धार्मिक संस्थानों और सुपात्र विद्वानों के संबंध में था। तो यहाँ पे दूसरे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला सही सुमेलित नहीं है और अगला है दीवाने इंशा। तो दीवाने इंशा जो है राज्य में पत्र व्यवहार की कामकाज की देखरेख करता था, तो ये भी जो है सही मिलान नहीं है। अगला है दीवाने आरिज। दीवाने आरिज क्या था? ये सैन्य विभाग था, ये मिलान सही है। अगला है दीवाने वकूफ़, ये था जलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित। दीवाने खरूज जो है विजारत की एक शाखा थी, इस विभाग का कार्य जो है खर्च का ब्यौरा रखना था, तो ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। पुरंदर की संधि जो 1665 ईस्वी में हुई, निम्नलिखित में से किन के मध्य संपन्न हुई थी? तो ये जो है पुरंदर की संधि जो है मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। और पुरंदर की लड़ाई में जो है मुगल सेनापति जयसिंह द्वारा पुरंदर जो है किले की घेराबंदी के पश्चात जो है शिवाजी ने महसूस किया कि मुगल साम्राज्य के साथ युद्ध केवल साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएगा और उनके लोगों को भारी नुकसान होगा। तो उन्होंने मुगलों के अधीन अपने लोगों को छोड़ने के बजाय एक संधि करने का फैसला किया और यह संधि जो है 11 जून 1665 को की गई, जिसे पुरंदर की संधि भी कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। मुगल काल में प्रायः प्रयुक्त होने वाला पद जो है पटोला किसको संदर्भित करता है? तो यह जो है रेशमी कपड़े को जो है संदर्भित करता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मुगल काल में जो है भारतीय व्यापारिक वर्ग जो है बहुत विशाल और पूरे देश में फैला हुआ था और ये लोग काफ़ी संगठित और पेशेवर थे और ये जो है मतलब कि काफ़ी सारे मतलब कि कहा जाता था मतलब कि टेक्सटाइल के लिए भी काफ़ी फेमस थे। अलग अलग जो है मतलब सजावटी रेशम के कपड़े भी बेचते थे और जो बंगाल जैसे चावल और शक्कर के जो है व्यापार के लिए जाना जाता था। तो ये सब जो है प्रक्रियाएँ चल रही थी और जो है इस दौरान जो है कारोमंडल तट जो था वो जो है टेक्सटाइल उत्पादन के लिए काफ़ी बड़ा केंद्र बन गया था मुगल काल में। और बुरहानपुर जो पड़ता है और आगरा उत्तर भारत में व्यापार के भी बड़े बड़े केंद्र बन गए। इसके अलावा बंगाल से वहाँ खाद्यान्न और रेशमी कपड़ा आता था। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। फिरोज शाह बहमनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसने प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति की।
दूसरा है कि खगोल विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु वह वेधशाला का निर्माण कराया। तीसरा है कि बीदर में जो है मदरसे का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल पहला और दूसरा सही है, लेकिन जो है तीसरा जो है यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है बीदर में मदरसे का निर्माण जो है महमूद गावा द्वारा करवाया गया था, ना कि जो है फिरोज शाह बैमनी द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। मुगल कालीन कृषि व्यवस्था में प्रयोग होने वाला पोलज शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पोलज जो है उस जमीन को कहा जाता था जिस पर जो है लगभग हर साल खेती की जाती थी। जब इस जमीन पर खेती नहीं की जाती थी तो यह परती कहलाती थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और जो ज़मीन जो है लगातार 2-3 साल तक पड़ती रहती थी उस ज़मीन को चाचर कहा जाता था, और उससे अधिक समय तक जो है पड़ती रहने वाली ज़मीन को बंजर कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने मुस्लिम स्त्रियों के द्वारा पीरों की मज़ारों पर इबादत को जो है प्रतिबंधित कर दिया था? तो यहाँ पे 75 का सही जवाब है डी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक ने ये किया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है मुगल काल में जो है स्त्रियों की इबादत करने और मन्नतें मांगने के लिए पीरों की मज़ारों पर जाने के रिवाज को प्रतिबंधित किया था। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में जो है अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो यहाँ पे 76 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, इब्राहिम सरहिंदी ने किया था। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन से सूबे मुगल शासक अकबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे? पहला है मुल्तान, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है काबुल, चौथा है गोलकुंडा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब तो होगा पहला, मुल्तान और काबुल जो है ये सूबे जो थे ये मुगल शासक अकबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, लेकिन जो है बीजापुर और गोलकुंडा सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि जो है अकबर के शासनकाल में जो है 12 सूबे सम्मिलित थे। कौन से? बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। और इसमें जो है बीजा और गोलकुंडा सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि जो है मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो है बीजा और गोलकुंडा को अपने अधीन किया था, ना कि जो है अकबर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में संकलित ग्रंथ जवाबित ए आलमगीरी की विषय वस्तु है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, राजकीय नियम और आदेश। आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बहमनी के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सूफी संत गेसुद राज के संपर्क में रहने के कारण वली या संत कहा जाता था? तो यहाँ पे सही जवाब है जो है अहमद शाह प्रथम को। अहमद शाह प्रथम को जो है सूफी संत गेसुद राज के साथ संबंध के कारण जो है उन्हें संत कहा जाने लगा था, क्योंकि हालांकि जो है अहमद शाह जो है प्रथम 1422 ईस्वी से 1436 ईस्वी तक जो है बहमनी सल्तनत का शासक रहा और कला और संस्कृति का महान संरक्षक भी माना जाता है उसे। और इसने जो है ईरान से फारसी कारीगरों को बुलवाया और उनसे जो है धातु कर्मी अब्दुल्ला बिन कैसर को भी इसमें शामिल किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ पुस्तकें दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखकों का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 80 में देखते हैं, पहला दे रखा है हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा जो है मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है, ठीक है, जिसे उनकी बहन जो है गुलबदन बेगम द्वारा फारसी में लिखा गया। तो पहला मिलान सही है, ठीक है। दूसरा है तारीख ए रशीदी मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलात द्वारा लिखी गई है, और जो है यह बाबर की शासनकाल के अध्ययन के लिए सबसे लोकप्रिय जो है ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो है दूसरा मिलान गलत है।
पहला सही है। अगला है मुंतखब उल तवारीफ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। और यह पुस्तक जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन अहमद सिरहिंदी की जो है तबकात ए अकबर शाही पर आधारित जो है पुस्तक है, तो यह भी सही हो जाता है। अगला है बादशाहनामा। तो बादशाहनामा जो है, तो अकबरनामा और बादशाहनामा की जो है संपादित संस्करण जो है पहली बार जो है एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए, और जो है 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया। किसने किया था अनुवाद? ये हेनरी बेयोरिज ने किया था। और जो है अकबरनामा और बादशाहनामा जो है मुगल काल की जो है प्रसिद्ध रचनाएं थीं, जिनके रचनाकार जो है अकबरनामा के अबुल फजल थे और बादशाहनामा के अब्दुल हमीद लाहौरी थे, ना कि इनायत खां। तो ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, पहला तीसरा सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 81। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। दूसरा कथन है कि स्त्रियों को बौद्ध संघ में स्वेच्छा से प्रवेश का अधिकार था। तीसरा कथन है कि बौद्ध धर्म में संपूर्ण विश्व को जो है प्राणवान माना गया। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे केवल जो है पहला कथन सही है, बाकी कथन जो है दूसरा तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है संघ में प्रवेश के लिए बच्चों और अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से एवं स्त्रियों को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो यहाँ पे स्वतः ही दूसरा कथन गलत हो जाता है। इसके अलावा तीसरे कथन की बात करें तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है विश्व जो है अनित्य है और लगातार बदलता है। यह आत्मविहीन यानी आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस जो है क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। और इसके अलावा कहा गया है कि घोर तपस्या और विषयाशक्ति के बीच मध्यस्थ मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा कथन भी गलत है। और जो है अगला है क्वेश्चन नंबर 82। गुप्त काल में जो है सार्थवाह पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करने के लिए किया जाता था? तो वणिक संघ का प्रधान होता था, उसको संदर्भित करने के लिए जो है सार्थवाह शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये एक पद था जिसे व्यापारी कहा जाता था। व्यापारी होते थे, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किस प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन रूप और सुख देने वाली कहा गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है सुत्त निपात में जो है ये कहा गया है। बौद्ध धर्म के सुत्त निपात ग्रंथ में जो है कहा गया है कि गाय को भोजन रूप और सुख देने वाली की संज्ञा दी गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। वैदिक कालीन प्रसिद्ध दासराग्य युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हुआ था? तो यहाँ पे 84 को देखते हैं। तो 84 का सही जवाब है 84 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन जो है परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। तो इसके अलावा भरत राजवंश का जो है 10 राजाओं के साथ विरोध था, जिनमें 5 जो है आर्य जनों के प्रधान थे और शेष जो है आर्योत्तर जनों के जो है प्रधान थे। और भारत और 10 राजाओं के बीच जो लड़ाई लड़ी गई वह जो है दसराग युद्ध कहलाया। और यह जो है युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी पहचान आज की रावी नदी से की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि सांचों की सहायता से बड़े पैमाने पर जो है मृण मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ। दूसरा कथन है कि चट्टानों को काटकर गुफा निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे 85 का सही जवाब है बी ऑप्शन, दूसरा ही कथन सही है। पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है मौर्य युग में मिट्टी की मूर्तियाँ बड़े पैमाने पर बनती थी, लेकिन ये मिट्टी की मूर्तियाँ हाथ से बनाई जाती थी। सांचे जो है मौर्य काल के बाद प्रकट हुए और मौर्य काल में जो है साधारणतः पशुओं और स्त्रियों की मूर्तियाँ ही जो है बनाई जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। सातवाहन कालीन प्रशासनिक अधिकारी जो है
गौलमिक निम्नलिखित में से किस दायित्व का निर्वहन करता था? तो यहाँ पे सही जवाब है 86 का ए ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन करता था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि सातवाहन काल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो है गौलमिक को सौंपा गया। और गौलमिक एक जो है सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें जो है 9 रथ होते थे, 9 हाथी होते थे, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जो है अधिकारी नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था? तो यहाँ पे 87 का सही जवाब है बी ऑप्शन, समाहर्ता कहा जाता था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। मौर्य काल में जो है समाहर्ता एक कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था और सन्निधाता जो है राजकीय कोषागार और भंडारागार का संरक्षक होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया? तो यहाँ पे जो है 88 का सही जवाब है ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और अशोक के जो है राज्यपाल हुए तुसाफ्त, इन्होंने जो है उसमें नहर भी निकाली। जो ये जो है सुदर्शन झील बनी तो इससे एक नहर का निर्माण करवाया, जो है उनके राज्यपाल थे अशोक के, उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किन मंदिरों का निर्माण जो है गुप्त काल में किया गया था? पहला है दशावतार मंदिर देवगढ़, दूसरा है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, तीसरा है विष्णु मंदिर तिगवा, चौथा है पार्वती मंदिर नचना कुठार। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 89 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा जो है सही है। ये गुप्त काल के मंदिर है जो है। बाकी जो है दूसरा दे रखा है, दूसरा दे रखा है कनरिया महादेव मंदिर। ये 1025 से 1050 ईस्वी के दौरान निर्मित मंदिर है खजुराहो में। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासक राजा धंगदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है और इसका मुख जो है पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो एक तरफ महाजनपद है, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है मिलान की बात की जाए तो अंग जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है? चंपा। तो तीसरे से मिल जाएगा, तो पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। अगला है मल्ल, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? कुशीनारा। तो ये दूसरे से मिल जाएगा, तो यहाँ पे बी भी गलत हो जाएगा। अगला है कौशल, तो कौशल श्रावस्ती चौथे से, और होगा वत्स जो है कौशाम्बी से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। टोटल जो है 16 बड़े महाजनपद है और इनमें जो है अधिकतर राज्य जो है विंध्य के उत्तर में थे और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से जो है बिहार तक फैले थे। और जो है सबसे शक्तिशाली की बात की जाए तो मगध, कौशल, वत्स और अवंती जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कहलाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना जो है प्राकृत भाषा में नहीं की गई है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है डी ऑप्शन, कथा सरित्र सागर का जो है ग्रंथ की रचना जो है प्राकृत भाषा में नहीं की गई है, क्योंकि जो है इसका संस्करण जो है संस्कृत में है, जिसमें जो है 24,000 श्लोक हैं। और जो है इसके लेखक सोमदेव कश्मीर के निवासी थे और क्षेमेंद्र के समकालिक थे। उन्होंने राजा अनंत की पत्नी सूरमती के विनोद के लिए जो है 1063 तथा 1081 ईस्वी के जो है बीच इस ग्रंथ की रचना करी। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिव की मोहर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं है? तो यहाँ पे किस पशु का अंकन नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब है गाय का अंकन नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि जो है इन मोहरों पर जो है मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। इनमें एक सींग वाले पशु, वृषभ, गैंडा, बाघ, भैंसा, हिरण, हाथी, बकरा, खरगोश आदि पशु इसमें सम्मिलित है, लेकिन गाय का जिक्र नहीं है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने
नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया और यह बतलाया कि उसका भरण पोषण जो है 100 गांवों के राजस्व से होता था। तो यहाँ पे 93 का सही जवाब है बी ऑप्शन ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग भारत में 15 वर्षों तक रहा और यह जो है प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्राचीन भारत में गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। दूसरा कथन है कि इस काल में दीवानी और फौजदारी विधियों का पृथक्करण किया गया। तीसरा कथन है कि शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे 94 का देखा जाए तो 94 को हम देखते हैं तो यहाँ पे तीनों ही कथन यहाँ पे सही है, जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटका एवं कोंकण जिले में स्थित कदम्ब वंश का संस्थापक था? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन मयूर शर्मन। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसने जो है पल्लवों के विरुद्ध विद्रोह किया तथा स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया और इस समय जो है समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के परिणाम स्वरूप कांची के पल्लवों की शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई थी, जिसके बाद जो है ये कदम्ब वंश का जो है उदय हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल में जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है डी ऑप्शन दशम मंडल में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन से भारत के साथ मध्य एशियाई संपर्क के परिणाम थे? पहला है जो है सिर स्त्राण और बूट का प्रचलन। दूसरा है क्षत्रप प्रणाली का विकास। तीसरा है वनस्पति शास्त्र का ज्ञान। चौथा है लगाम और जीन का प्रयोग। तो यहाँ पे 97 को देखा जाए तो 97 का सही जवाब है पहला, दूसरा और चौथा। लेकिन वनस्पति का ज्ञान जो है यहाँ पे जो है परिणाम नहीं था। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी जो है पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही है। क्योंकि जो है इस काल में जो है यूनानियों के संपर्क से जो है खगोल और ज्योतिष शास्त्र में खूब प्रगति हुई, परंतु भारतीयों ने यूनानियों से चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र में कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं करी। इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो यहाँ पे 98 का देखते हैं। ए ऑप्शन मखली गोशाल जो है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीति में विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन किया गया है? तो यहाँ पे जो है 99 का सही जवाब है ए ऑप्शन प्रथम बौद्ध संगीति के तहत जो है विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनके रचयिता। तो यहाँ पे देखा जाए 100 का तो बृहद संहिता जो है वराह मिहिर की रचना है और अष्टाध्यायी जो है पणिनि की रचना है। लेकिन सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट की रचना है, ना कि पतंजलि की। और ये सूर्य सिद्धांत एक जो है भारतीय खगोल शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो है आर्यभट्ट होना चाहिए, इसलिए तीसरा गलत हो जाता है। और मृच्छकटिकम जो है किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 3 ही मिलान सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 101। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ, उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। दूसरा कथन है कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। तीसरा है कांग्रेस का नेतृत्व एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया। चौथा है कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को घटाकर 25 पैसे कर दिया गया। तो यहाँ पे पूछा गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो है पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो दूसरा कथन में क्या दे रखा है? दूसरा कथन में दे रखा है कि जो है
अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि इस दौरान नहीं, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना सन 1923 में कांग्रेस के जो है काकीनाडा अधिवेशन में इसकी स्थापना की गई, ना कि नागपुर अधिवेशन में। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है और बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में तर्क और विवेक के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन हेतु आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था? तो यहाँ पे 102 का सही जवाब है सी ऑप्शन, ईवी रामास्वामी नायकर ने जो है आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? तो ये जो है 1920 में दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ और इनको जो है पेरियार के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने हरिजनों को सहयोग दिया और जो है वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, ब्रिटिश भारत में नील की कृषि करने वाले कृषकों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण नील दर्पण नामक नाटक में किया गया है। इस नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब है दीनबंधु मित्र हैं इसके लेखक, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और यह नाटक 1860 में प्रदर्शित किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, ब्रिटिश भारत में घटित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है झांसी का विलय हुआ, दूसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया और तीसरा है संथाल विद्रोह हुआ, चौथा है पील आयोग का गठन हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए झांसी जो है 1732 में मराठों के नियंत्रण में आई और 1853 में इसे अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857-58 के दौरान हुआ, उस दौरान जो है झांसी में नागरिकों का जो है संहार हुआ। तो यहाँ पे 1853। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब हुआ? 1856। उस समय जो है यह हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तैयार किया गया और यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया। अगला है संथाल विद्रोह, ये जो है 1855 में शुरू होकर 1856 तक चला और इसका नेतृत्व जो है दो भाई थे, सिद्धू और कान्हू, इन्होंने इसका नेतृत्व किया और जो है संथाल वर्तमान में झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में रहने वाला एक जो है आदिवासी समुदाय है। अगला है पील आयोग का गठन, इसका गठन जो है 1857 में हुआ, 1857 में हुआ और जो है इसकी अध्यक्षता जो है जोनाथन पील द्वारा की गई और इसका सुझाव था कि ब्रिटिश सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है कि सेना को नया रूप दिया जाए। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए ऑप्शन मिलान में सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो 105 का सही जवाब है डी ऑप्शन, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो है उन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का उल्लेख किया है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली से संबंधित है? तो यहाँ पे 106 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जॉन सोर, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे देखा जाए तो 1664 ईस्वी में की गई थी, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास जो है चंद्रनगर में और पौंडीचेरी में उसने एक मजबूत स्थिति बना ली और पौंडीचेरी को जो है पूरी तरह किलाबंद में बदल दिया गया और इन्होंने जो है हिंद महासागर में मॉरिशस और जो है रियूनियन के द्वीपों पर भी कब्जा कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, मॉन्टे मिल्लो सुधार 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसका उद्देश्य नरमपंथी राष्ट्रवादियों को भ्रमित करता था। दूसरा कथन है कि इसके तहत पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली आरंभ की गई। तीसरा कथन है कि इसके अंतर्गत केंद्र में द्विसदनी विधायिका की स्थापना की गई। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा कथन तो सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है
भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है केंद्रीय विधायिका को अधिक शक्तिशाली बनाया गया और इसके तहत एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। निचला सदन या केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद। अगला क्वेश्चन नंबर 109, भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के उद्देश्य से इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया? तो यहाँ पे 109 का सही जवाब है सी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लाया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कानपुर संयंत्र के तहत जो है मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो यहाँ पे सही जवाब है बेन ब्रैडले के ऊपर जो है मुकदमा नहीं चलाया गया था। और ये षड्यंत्र कब हुआ था? 1924 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कई प्रमुख नेताओं के खिलाफ जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा दायर एक साजिश का मामला था, जिन पर ब्रिटिश राज के खिलाफ संयंत्र क्रांति की योजना बनाने का आरोप लगाया गया। और इन नेताओं में मानवेंद्र नाथ राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे और जो है नलिनी गुप्ता इत्यादि जो है प्रमुख थे। और इसके अलावा गुलाम हुसैन भी इसमें शामिल थे। लेकिन जो है इसके तहत जो अंग्रेज जो है अधिकारी था उस पर जो है मुकदमा नहीं चलाया गया, जिन्होंने इनको गोली से शूट करने का आदेश जारी किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है कि टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को दे दिया। दूसरा कथन है कि युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। तो 111 में कहा जाए तो श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उस दौरान जो है 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार किया था। और विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ गई। और जो है इस संधि के अनुसार जो है टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंपना पड़ा और 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में भी देने पड़े। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने अपने राज का आधा भाग भी अंग्रेजों को दे दिया, जिसमें अंग्रेजों ने डिंडीगुल, बारामहल, कुर्ग और मालाबार अपने अधिकार में रख टीपू के राज का समुद्र से संबंध काट दिया और उन पहाड़ी दर्रों को छीन लिया जो दक्षिणी भारत के पठारी भूभाग के द्वार थे। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1884 ईस्वी में एम वीर राघवाचारी द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब है। इस सभा का उद्देश्य था कि स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित किया जाए और इन संस्थानों ने उन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया या करने का कार्य किया जिनका सामना स्थानीय जनता कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? तो यहाँ पे जो है 113 का सही जवाब है लाहौर अधिवेशन हुआ था 1909 में हुआ था। इसमें जो है कहा गया था इस अधिनियम के द्वारा जो है धर्म के आधार पर बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया था। और यहाँ पर जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इसकी जो है अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है दूसरा कारण है। तो अभिकथन में कहा गया है कि ब्रिटिशों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा नीति के अंतर्गत महिला शिक्षा की उपेक्षा की गई। इसका कारण है कि ब्रिटिश सरकार की रूढ़िवादी भारतीयों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। यानी ब्रिटिश सरकार जो है रूढ़िवादी भारतीयों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो 114 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार में अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध एकेश्वरवाद के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए हैं। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो 115 का सही जवाब है ए ऑप्शन, फारसी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है,
अंग्रेजों द्वारा की गई यानबू की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध का परिणाम थी? तो यहाँ पे जो है 116 का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का जो है परिणाम थी। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। क्योंकि जो है आंग्ल बर्मा युद्धों के बाद जो है बर्मा की स्थिति कमजोर हो गई, जिसने बर्मा को ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया और इसके चलते फरवरी 1826 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध को समाप्त करने के लिए यानबू की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन नंबर 117 है। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से किसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई? तो पहला है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, दूसरा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा और तीसरा है अखिल भारतीय हरिजन संघ, चौथा है समाज समता संघ। तो यहाँ पे देखा जाए 117 का सही जवाब क्या होगा? तो 117 का सही जवाब है पहला, दूसरा और चौथा। लेकिन तीसरा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है की बात की जाए तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। और जो है समाज समता और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है 1942 में जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई और समाज समता संघ की स्थापना 1927 में की गई और हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की गई। अगला है क्वेश्चन नंबर 118 है। 118 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में होम रूल आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी? तो 1917 में जो है होम रूल आंदोलन हुआ और यहाँ पर जो है गिरफ्तारी के विरोध में एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की? तो यहाँ पे सही जवाब है सेवा सदन की स्थापना 1908 में हुई और एक पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी ने एक मित्र दीवान दयाराम गीदूमल के साथ मिलकर इसकी स्थापना की। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, वर्ष 1937 के चुनाव के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो यहाँ पे सही जवाब है, यहाँ पे ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, दूसरा है पंजाब प्रांत, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है बंगाल प्रांत। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए 120 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो 121 में देखते हैं तो जो है हुमायूं जो है के बारे में बात किया जाए तो हुमायूं ने जो है दीन पनाह की स्थापना करी, ये जो है सही है। अकबर ने जो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में और जो है और जहांगीर ने जो है जहांगीर की जगह होगा संभल में जामी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? जो है बाबर ने करवाया था। तो ये जो है गलत है, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसके अलावा मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया, ये भी ठीक था मिलान। और दूसरी मोती मस्जिद का निर्माण जो है लाहौर पाकिस्तान में किया गया, जो शाहजहां द्वारा 1645 में करवाया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहकर संबोधित करता था? तो यहाँ पे चंगेज खा था जो ईश्वर का अभिशाप खुद को कहता था, ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और चंगेज खा जो है मंगोल शासक था और उसका जन्म जो है आधुनिक मंगोलिया में 1162 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, मुगल उत्तराधिकारी के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए।
तो यहाँ पे देखा जाए पहला है देवराई, दूसरा है बहादुरपुर, तीसरा है सामूगढ़, चौथा है धर्मत। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है बहादुरपुर का युद्ध हुआ 24 फरवरी 1658 को, और धर्मत का युद्ध हुआ 15 अप्रैल 1658 को, और रामूगढ़ का युद्ध हुआ 29 मई 1658 को, और देवराई की लड़ाई लड़ी गई जो है 1659 में। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, मुगल काल में प्रचलित इजारा व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो इजारा व्यवस्था जो है एक राजस्व ठेकेदारी प्रथा थी, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इजारा जो है बंगाल में जहांदार शाह द्वारा शुरू की गई भू राजस्व संग्रह की एक प्रणाली थी। इससे जो है बिचौलियों को किसानों से दूर रखा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दान कर दी? तो 126 का सही जवाब है सी ऑप्शन, गुरु रामदास। गुरु रामदास जो है सिखों के चौथे गुरु थे। अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की और इन्होंने रामदासपुर नामक एक नगर भी बसाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन जो है मध्यकालीन भारत में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था? तो 127 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उदयराज। उदयराज जो है गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था। और जो है महमूद बेगड़ा जो है गुजरात का शासक था, जिसका मूल नाम था जो है सुल्तान अबू नसरुद्दीन महमूद शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से किसे जो है विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है? तो आचार्य रामानुज को माना जाता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, अकबर कालीन पांडुलिपि जो है रज्मनामा निम्नलिखित में से किसके चित्र रज्मनामा में निम्नलिखित में से किसके चित्र मिलते हैं? तो यहाँ पे 129 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जो है दसवंत के चित्र मिलते हैं। बी ऑप्शन सही जवाब होगा, क्योंकि जो है उनके समय में जो है प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली और दसवंत और बसावन ख्वाजा और मुकुंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किसे उसकी असीम उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? तो लाख बख्श किसको कहा जाता था? तो यहाँ पे 130 का सही जवाब है ए ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि कुतुबुद्दीन बड़े पैमाने पर दान देने के कारण जो है उसको लाख बख्श की उपाधि दी जाती थी। और यह जो है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और गुलाम राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित युग्मों का सही जो है सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 131 में देखते हैं तो डी ऑप्शन एनियर जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि एनियर के लिए दे रखा है, एनियर के लिए क्या दे रखा है जो है एनियर जो है वधिकों यानी शिकारियों की जाति थी, ना कि चारपाई बनाने वाले थे। तो यहाँ पे जो है ये सही मिलान नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध जो है संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखित प्रथम अभिलेख है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस चेर शासक को लाल चेर की उपाधि से विभूषित किया गया? तो 133 का सही जवाब है सेनगुट्ट वन को जो है लाल चेर की उपाधि प्रदान की गई। और ये चेर राजवंश जो है प्रारंभिक इतिहास में दक्षिण भारत पर शासन करने वाला प्रमुख राजवंश था, और इसने जो है केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के जो है कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया। और जो है एक जो है रोमन जो है एम्पायर थे, रोमनों के साथ जो है व्यापार के कारण यह जो है समृद्ध राज्य बना। और जो है यहाँ पे कहा जा सकता है कि चेरों ने जो है का जो प्रतीक चिन्ह था वो धनुष और बाण था। और चेर राजाओं को जो है केरल पुत्र यानी केरल के पुत्र के नाम से भी
जाना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन जो है संगमकालीन ग्रंथ तिरुकुरल की विषय वस्तु है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ जो है संगमकालीन ग्रंथ जो है तिरुकुरल की जो है विषय वस्तु है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, आदि पुराण के लेखक जिनसेन निम्नलिखित में से किसकी राजसभा में निवास करते थे? तो यहाँ पे जो है 135 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अमोघ वर्ष के जो है राजसभा में निवास करते थे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, 136 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है जो है धर्मोपदेश के लिए पाली भाषा का प्रयोग हुआ। दूसरा है किसी व्यक्ति के उच्च या निम्न कुल में जन्म का आधार पूर्व जन्म के कर्म थे। तीसरा है कि जो है कृषि कार्य की वर्जना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो 136 का जो है सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन जो है दूसरा और तीसरा सही है, बाकी जो है पहला जो है गलत है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि जो है यहाँ पे जो है पाली भाषा नहीं प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे 137 का सही जवाब है। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, रुमिनदेई अभिलेख से जो है मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जो है जानकारी प्राप्त हुई है। और जो है अशोक की राजकोषीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता था। ये सांची, सारनाथ, कौशाम्बी और जो है रुमिनदेई आदि स्थानों से मिलते हैं। तो इसी कड़ी में जो है कहा जाता है कि जो है मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी रुमिनदेई अभिलेख में प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 138, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने वीणा वादन प्रकार के सिक्के जारी किए थे? तो इस शासक का नाम है समुद्रगुप्त। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके लेखक जो थे ए ऑप्शन सही है, पांडुरंग वामन काणे। ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 140, ताम्र पाषाणकालीन पुरास्थल नवदा टोली निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यह जो है नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 141, यदि अंग्रेजी संसद की इच्छा है तो भारत अंधकार में रहे तो संस्कृत शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो यह जो है कथन जो है राजा राम मोहन राय का है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, ब्रिटिश भारत में लड़े गए विभिन्न युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया ये आपको देखना है। तो 142 में देखते हैं, तो ये 1749 से 54 के मध्य। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49 के मध्य लड़ा गया। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 143, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं को प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई? तो 143 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन 1800 में जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। और जो है अगला है क्वेश्चन नंबर 144, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा कथन है ये ब्रिटेन की संसद के सदस्य निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। तीसरा कथन है इन्होंने पारसी भाषा में जो है राष्ट्र गोफ्तार पत्रिका का प्रकाशन किया।
तो यहाँ पे जो है 144 का देखा जाए तो सही जवाब है ए ऑप्शन, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में जारी किए गए कनिंगम सर्कुलर का उद्देश्य था? तो 145 का सही जवाब है ए ऑप्शन, छात्रों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए जो है कनिंगम सर्कुलर जारी किया गया था। कब किया गया था? जो है 1930 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से किसने जो है अंजुमाने मुहिब्बाने वतन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो 146 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सरदार अजीत सिंह ने इस जो है संगठन की स्थापना करी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया? तो 147 का सही जवाब है ई ऑप्शन, श्री नारायण गुरु ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 148। भारत में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी के मध्य लड़े गए जो है वांडीवास के निर्णायक युद्ध में निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? तो 148 का सही जवाब है बी ऑप्शन, जनरल आयरकूट ने। जनवरी 1760 में जनरल आयरकूट के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वांडीवास में हराया और फ्रांसीसी सेना की कमान जो है काम्टे डी लैली ने संभाली थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में नर बलि की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग ने अपने कार्यकाल में नर बलि की प्रथा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, चित्तू पांडे के जो है नेतृत्व में इस सरकार का जो है गठन किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही संस्कृति आईएएस संस्थान द्वारा संचालित यूपीपीसीएस के टेस्ट पेपर नंबर 2 का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।